नमस्कार साथियों। हम इसमें अजमेर के चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। और अब जो है इस लेक्चर के साथ ही आपके अजमेर के चौहान कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब नोट्स हैं, नोट्स के माध्यम से कर लेते हैं। आपको सारा मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, उससे ज्यादा डिटेल में वो नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, सारी कहानी समझ में आएगी, सारी चीजें क्या है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, समय कब से कब तक है? 1177 से 1192। पिता का नाम था सोमेश्वर और माता का नाम था कर्पूरी देवी, जो कि दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। जन्म जो है वो कहां हुआ था इनका? अनिल पाटन में हुआ था, गुजरात में, 1166 में। और इसके बाद में सेनापति जो है उनका नाम था भुवनमल और मंत्री था केमास। तो इनके उपनाम सारे मैंने आपको बता दिए, कभी कभार आ जाए तो आप ध्यान में रखना थोड़ा। तो सेनापति भुवनमल, मंत्री केमास, उपनाम या उपाधि। तो ये उपाधि राय पिथोरा और दलपंगुल। दलपंगुल का मतलब है विश्व विजेता। तो ये उपाधियां किसके द्वारा धारण की गई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये बिंदु आप ध्यान में रखना। आपके सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उसमें कई बार जो सेकंड ग्रेड में और प्लस दूसरे कई एग्जाम जो है, तो ये थोड़ा अलग से वो हाईलाइट रखते हैं, राय पिथोरा और दलपंगुल। दलपंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। तो ये उपाधि धारण की थी पृथ्वीराज चौहान ने। 11 वर्ष की उम्र में शासक बनता है और माता जो है वो इसकी संरक्षिका होती है, मतलब उसके नियंत्रण में एक प्रकार से शासनभार संभालता है। 1178 में चचेरे भाई जो है वो नागार्जुन का दमन करता है। तो मैंने आपको बता दिया, कई जगह चचेरा भाई लिखा आता है, कई जगह चाचा का छोटा भाई था, कभी कुछ लिखा आता है। आपको ध्यान में रखना है कि नागार्जुन का जो है वो दमन करता है। इसके बाद हम बात करते हैं 1182 में। तो ये जो भंडानक नाम की जाति थी, सतलज आगरा मथुरा उधर से आई हुई, और इधर ये जो सतलज नदी के पास से आई हुई, और ये कहाँ फैल रही थी? भरतपुर मथुरा के क्षेत्र के आसपास चारों तरफ फैलने का प्रयास कर रही थी, और इस तरफ आ रही थी जिधर पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। तो इधर से फैलने के लिए आएगी तो इनको नष्ट तो करेगा ही। तो 1182 में करता है भंडानकों का दमन। इसके बाद में देखिएगा 1182 में तुमुल का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान और परमार्दिदेव चंदेल। कहां का शासक होता है? महोबा का। और इसके दो वीर सेनानायक कौन थे? आला और उदल। तो ये बिंदु आप ध्यान में रखिएगा। और ये दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं, दोनों शहीद होते हैं, बहुत वीर थे। और इसमें विजित कौन होता है? किसको जीत प्राप्त होती है? तो पृथ्वीराज चौहान को। इसके बाद मैंने आपको समझाया कि गुजरात से युद्ध होता है। गुजरात से मतलब चालुक्य शासक, चालुक्य राजपूत शासक थे, इधर चालुक्य थे। नागौर का युद्ध, युद्ध का नाम क्या है? नागौर का युद्ध। कब होता है? 1184। आप नोट्स लिखो, तब साथ में यहां लिख लेना सन 1184 में। भीम सेकंड वर्सेस पृथ्वीराज। और इसमें होता क्या है? फाइनली जो है अंत में संधि हो जाती है पृथ्वीराज व भीम सेकंड के सेनापति जगदेव प्रतिहार के मध्य। तो मैंने आपको बता दिया इनमें संधि हो गई थी, लेकिन मनमुटाव जारी था। फिर ये संयोगिता विवाद वाला जो मुद्दा है, ये जो घटना है, ये भी मैंने लिखा है इसमें। तो आप ये समझ जाएंगे, इसमें पूरा डिटेल में वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि संयोगिता ने उसको पसंद किया और फिर वो वहां गया। आप खुद अपनी इच्छा से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। बाकी आपके मेन चीज समझ में आनी चाहिए। दिल्ली का अनंगपाल तोमर, इसके दोनों दोहिते थे, पृथ्वीराज और जयचंद। तो चूंकि इसके अनंगपाल के कोई बेटा था नहीं, दो बेटियां ही थी, तो पृथ्वीराज को इसने एक तरह से गोद ले रखा था, इस तरह से समझ लीजिए। अब जयचंद जो है वो इससे नाराज होता है पृथ्वीराज से, एक तो दिल्ली की गद्दी को लेकर के, और बाकी ये इसकी पुत्री संयोगिता का हरण कर लेता है। तो पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता से जयचंद की इच्छा के विरुद्ध विवाह होता है। और ये घटना हमें कहां लिखी मिलती है? पृथ्वीराज रासों में मिलती है। और वो जो सारा घटनाक्रम था, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज मैंने आपको समझा दी थी। इसके बाद में देखिएगा तराइन का युद्ध। अब देखिए, आप जब नोट्स को लिखेंगे तो वीडियो लेक्चर में मैंने कोई भी बात आपको जो एक्स्ट्रा बताई है वो आप इनके साथ में ऐड कर लेना। जब नोट्स उतार लो सारे,
फिर और नोट्स खुले खुले लिखना। कई विद्यार्थी तो इतने घिचपिच के तरीके से लिखते हैं, मतलब जो चीज मैं एक पेज में लिखता हूं वो उसको 5 लाइन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं, इतना छोटा छोटा जैसे पता नहीं। तो जिस चीज से आपकी पूरी जिंदगी बनने वाली है, आपका पूरा कैरियर बनने वाला है, उसके साथ में समझौता नहीं करें, फेयर कॉपी का यूज करें। मैं क्लास में कई बार ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखता हूं ऑफलाइन में, या ऐसी महिलाएं जो 4 व्हीलर में आती है कोचिंग, चाहे लड़का हो या लड़की हो। पर जैसे कई उदाहरण मेरे सामने देखने को मिलते हैं, मैं एक कोई बैच की बात है तो वहां मेरा यूं ही ध्यान गया, वो उस महिला के पास में वो जो 15-20 रुपए की जो रफ कॉपी आती है, और वो 4 व्हीलर जो गाड़ी थी उससे आती थी, गहने इतने महंगे महंगे गहने पहन रखे, यानी बहुत अच्छे घर से, जिनके पैसे की कोई नहीं। 25-30 हजार का, 25-30 का क्या, 50 हजार का फोन हो गया, आज से 3-4 साल पहले की घटना है ये। और कॉपी हाथ में ले रखी थी 20 रुपए वाली, और उसी को ही फेयर के रूप में वो यूज करती थी। मैंने उसको उनको ये बोला कि भाई आप ये कॉपी, रफ कॉपी क्यों यूज करते हो? सर यूं ही बस तो लिखना है तो इसी को ही पढ़ लेंगे। और उसके पास में जिसने फेयर कॉपी लिख रखी थी, मैंने कहा उसके कॉपी के अंदर देखो और एक आपकी कॉपी में देखो, आप वाली के अंदर पेन की जो निब है वो बार बार पेज फाड़ रही है, फिर भी आपको कोई इसमें नहीं है। आप कोचिंग की तैयारी कर रहे हो, पूरा इतना खर्चा कर रहे हो, फीस भी दी है कोचिंग की, लेकिन 10-20 रुपए की जगह एक 40-50 रुपए की आप एक अच्छी कॉपी नहीं खरीद सकते, जिससे आपकी पूरी जिंदगी बनने वाली है, पूरा कैरियर बनने वाला है। विद्यार्थी को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैंने मेरी पढ़ाई की चीज पे पैसे खर्च कर दिए तो पता नहीं मैं तो बर्बाद हो गया। बाकी वो पान बीड़ी पे खर्च कर देगा, सिगरेट पी लेगा, जर्दा खा लेगा। लड़कियां ब्यूटी पार्लर पे पैसे खर्च कर देगी। कोई बात दिल पे मत लेना, जो मैंने आंखों से देखी है चीजें, जिस तरह से मैं सोसाइटी में देखता हूं, जिस तरह से मैं स्टूडेंट को देखता हूं, ठीक है, जिनकी समस्या है, जो सच्चे अर्थों में जिनको रिक्वायर होती है कि उनके पास नहीं होते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके आ गए, अपनी सारी शिक्षा पूरी की, क्या उनके पास 40-50 रुपए एक फेयर कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं है? घर वाले सब देते हैं कि भाई इतनी पढ़ रहा है बच्चा तो इतने तो पैसे देंगे ही वो। लेकिन स्टूडेंट को लगता है माता पिता पैसे देते हैं, लेकिन स्टूडेंट उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं करता। ब्यूटी पार्लर में जाकर के खर्च कर देंगे 500 रुपए, 1000 रुपए ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देंगे, लेकिन एक 50 रुपए की कॉपी फेयर जो है वो अपने जीवन के लिए नहीं खरीद सकते, जिससे उनकी पूरी जिंदगी बनने वाली है। आप सोच के देखिए, अच्छी जगह आप कुछ पैसा खर्च करके 5-10-15 हजार रुपए अपना सही इन्वेस्ट करके इस अपनी फील्ड में, अपनी बुक्स पे, अपने नोट्स पे, अपनी किताबों पे और एक अच्छे कोर्स पे, आप पूरी जिंदगी सरकार से 6 से 7 करोड़ रुपए की सैलरी लोगे। 40-50 रुपए का कंजूसी करके और आपने उस 7 करोड़ को लात मार दी। तो ये चीजें जो है, आप नोट्स लिखते हो तो फेयर कॉपी का यूज करो और खुला खुला लिखो, जैसे मैंने आपके सामने लिख रखा है। अब यहां आप कोई भी चीज साथ में ऐड कर सकते हो, इधर ऐड कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, आपके मर्जी है, उतनी चीज लिखो साथ में, नाम लिख दिया बस सफिशियंट है, कोई चीज ऐड करनी हो इस तरीके से। तो तराइन का युद्ध जो है फर्स्ट ये 1191 में होता है, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य। और 1175 में जो गोरी है ये मुल्तान को जीत चुका था, जो कि पाकिस्तान में है। गोरी वंश के गयासुद्दीन गोरी का जो है ये छोटा भाई था, और गजनी का गवर्नर कौन? मोहम्मद गोरी। पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज इसमें विजित होता है इस युद्ध में। क्या कारण था इस युद्ध का? तात्कालिक कारण क्या था? भटिंडा, तबर हिंद या सर हिंद पर जो है ये अधिकार कर लेता है कौन? गोरी। तो और ये किसके अधिकार में आता था? पृथ्वीराज के राज्य क्षेत्र में आता था, इसलिए इनके बीच में ये युद्ध आगे होता है। उसके बाद में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। कब होता है? 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। और इसमें पृथ्वीराज, ये मोहम्मद गोरी की जो है वो जीत होती है, ये जीत जाता है। यह निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव स्थापित होती है। यह केवल एक शासक का युद्ध नहीं था, केवल एक राजा का युद्ध नहीं था, यह निर्णायक था। इस युद्ध ने पूरे भारत की दशा और दिशा को बदल दिया। कुछ युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत निर्णायक साबित हुए हैं। एक तो जैसे ये युद्ध था तराइन का युद्ध। एक 1527 में जो खानवा का युद्ध होगा, राणा सांगा आपके सिलेबस में है, राणा सांगा और बाबर के मध्य है, तो उसमें बाबर जीत जाता है।
और उसके बाद कोई ऐसी मजबूत सत्ता या शक्ति जो वो नहीं रही जो बाबर को चुनौती दे सके, और मुगल जो है उनकी स्थापना हो जाती है। और फिर 1757 के अंदर जो प्लासी का युद्ध होता है, उस युद्ध से अंग्रेज जो है वो अपना झंडा गाड़ते हैं। और उसी के बाद में एक और घटना होती है 1761 का जो पानीपत वाला युद्ध होता है वो, और उस युद्ध में मराठों की हार होती है। और जो मराठों की हार हुई थी कि युद्ध हुआ किसके साथ था, अहमद शाह अब्दाली के साथ। और वो जो मराठों की हार होती है उसने मराठों को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था। तो उसका लाभ किसको मिला था, अंग्रेजों को। तो कई इतिहास में बहुत निर्णायक युद्ध में हैं। फिर इसके बाद में जो एक घोड़ा था नाट्यरंबा, वो नाचने वाला घोड़ा था, मैंने आपको बता दिया वो दरअसल इसका कोई पृथ्वीराज का खुद का नहीं था, वो कहते हैं कि इस तरह से आ गया, बस आपको मैंने कहानी बता दी सारी क्या था। दरबारी विद्वान कौन कौन थे ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछता है। जयानक था, विद्यापति गौड़ था, विश्वरूप था, वागीश्वर था, जनार्दन था और चंद्रवरदाई था। और इस चंद्रवरदाई जो था इसी का ही नाम था विश्वरूप। तो ये आप ध्यान में रख लेना, चंद्रवरदाई का ही नाम है विश्वरूप। उसके बाद पृथ्वीराज रासो को जलहण ने पूरा किया था, मैंने आपको बता दिया। पृथ्वीराज के शब्दवेदी बाण द्वारा गौरी की मृत्यु, ऐसा पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है। हसन निजामी का ग्रंथ है ताजुल मासिर, और मिनाज सिराज का है तबकाते नासिरी। तो ये जो इतिहासकार है इनके इन ग्रंथों के माध्यम से भी हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये नाम भी अच्छे से पता होना चाहिए। पृथ्वीराज का भाई हरिराज पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को भगा देता है। गोविंद राज कुतुबुद्दीन ऐबक की अनुमति से 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव स्थापित करता है। और इसके अलावा जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है सूफी संत है मोइनुद्दीन चिश्ती, तो वो कहते हैं किसके समय भारत आए थे, तो मोहम्मद गौरी के साथ साथ ही आए थे। किसके समय, पृथ्वीराज चौहान के समय। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान यहाँ का शासक था। तब मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो मोहम्मद गौरी के साथ साथ ही भारत आते हैं, और फिर अजमेर को जो है इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। तो अजमेर जो दरगाह है वहां बहुत से लोग जाते हैं, उर्स लगता है वहां पे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, और ये नोट्स जब आप लिखो तो इनको लिखने के बाद में जो मैंने चीजें आपको वीडियो लेक्चर में समझाई थी, उन वीडियो लेक्चर को फिर से सुनना दोबारा। आप एक ही वीडियो को दोबारा सुनोगे, तब इन नोट्स के अंदर कोई भी जो वो चीज एक्स्ट्रा जो मैंने वीडियो लेक्चर में आपको बताई है, कोई नाम एक्स्ट्रा बताया, उसको फिर आप नोट्स में साथ साथ में लिखो। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, नोट्स आप दोबारा आपने अपने हाथों से लिखे, वीडियो लेक्चर आपने दोबारा सुना, तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज उसमें नई आ रही है, और वो आप इन नोट्स में साथ में ऐड करो। और कोई चीज वहां नहीं बोली होगी कि दुखी, तो वो यहां आपके नोट्स में आ गई। तो वीडियो और नोट्स, इनका सामंजस्य और मेल, यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। तो मैं आपको पूरे दिल, पूरी जी जान और पूरी शिद्दत के साथ में पढ़ा रहा हूं। मैं खुद चाहता हूं कि यहां से सारे विद्यार्थी ही पास हो, सब विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो। और सभी विद्यार्थियों का बहुत प्रेम मिल रहा है मुझे कि सर बहुत शानदार समझ में आ रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा है, दिमाग से चीजें ऐसा लग रहा है कि दिमाग में छप गई हूं। अभी जैसे मैंने जो उसमें आपको सभ्यता स्थल पढ़ाए थे कालीबंगा वाला, तो आप में से ही एक स्टूडेंट का कमेंट आया था मेरे पास में कि सर जब आप कालीबंगा पढ़ा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं वास्तव में कालीबंगा में ही चला गया और वहीं रह रहा हूं, और जब वीडियो खत्म हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं कालीबंगा में नहीं हूं, मैं तो अपने घर पे बैठा हूं। तो ऐसा लग रहा था कि पूरे दिमाग में ही चल गया, पूरा दिमाग ही वहां चला गया, जैसे आपके साथ साथ कालीबंगा हम घूम रहे हैं। तो इस तरह की चीजें मुझे मोटिवेट करती है, और मैं आपको पढ़ाने से पहले बहुत मेहनत करता हूं। भले ये चीजें सारी मैंने कितनी बार पढ़ रखी हो, कितनी बार मैं कोचिंग में पढ़ा चुका हूं, कितनी बार पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी मैं सब ऑथेंटिक किताबें फिर से मैं पढ़ता हूं आपको पढ़ाने से पहले। अगर नेक्स्ट डे मुझे क्लास लेनी है तो एक दिन पहले सारी ऑथेंटिक किताबें मैं फिर से अपनी आंखों से निकालता हूं, क्योंकि मुझे आंखों से निकालने में उनको समय नहीं लगता। अब जो मेन चीजें मुझे पता है कौन सी मैंने क्या कर रखा है, उसको मैं अपनी आंखों से निकालता हूं कि अच्छा ये मेन सब चीजें हैं। और आपको जब मैं समझाता हूं तो सब ऑथेंटिक किताबों का सार मेरे माइंड में चलता है। तो इसलिए मैं भी आपसे पूरी आशा रखता हूं कि मेरे साथ पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, और अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं की तो फिर आप दुनिया में, चाहे आपने कितनी भी कोचिंग कर रखी हो, चाहे कितना ही आपका नॉलेज हो, और चाहे आप कितने अपने आप को समझदार मानते हो,
वो सब चीजें धरी की धरी रह जाती हैं और एक सामान्य सा तैयारी करने वाला बालक जो है वो सिलेक्शन ले जाता है। अभी रीट का एग्जाम जो है वो आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पूरे राजस्थान में जहां तक मेरी नजर में है यूट्यूब पे ऑनलाइन, मैं ही था जिसने 6 से 10th की एसएसटी की किताबें सारी कंप्लीट करवाई थी, 6 से लेकर के 10 तक, पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक। और उनकी टेट सीरीज के रूप में एक सिर्फ 500 रुपए के, नाम मात्र के 500 रुपए में इन सब किताबों का सार क्वेश्चन के रूप में और प्लस फिर एसएसटी की यूनिट वाइज टेट सीरीज, और वो सब कुछ इस एक 500 रुपए में किया था। अब जो बच्चे मेरे साथ में पढ़ते थे, यूट्यूब पे पढ़ते थे और जिन्होंने टेट सीरीज को वो सोल्व करते थे मेरे साथ साथ लगातार, जैसा मैंने बोला वैसे करते गए, वो सब के 60 में से 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके, सब 55 से ऊपर हैं वो। और अगर किसी के गलत भी हुए तो उनकी खुद की कुछ गलतियों की वजह से हुए कि उन्होंने लास्ट टाइम में इनको रिवीजन ही नहीं किया इन टेट सीरीज को। उनको लगता था बस सब कुछ पढ़ा हुआ है पहले का, क्योंकि एग्जाम आपका आगे से आगे, जो रीट का जिन्होंने दिया था उनका आगे से आगे होता गया। पहले अप्रैल डेट आई थी, फिर जून की आ गई, फिर ये सितंबर में चला गया। तो जो विद्यार्थी रिवीजन कर रहे थे वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू नहीं रख पाए, तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। वो सब 42-43 क्वेश्चन पे आ गए, वो किसी के 44 हो रहे हैं, किसी के 42-43, बस यहां तक सीमित हो गए। तो मेरे अनुसार अगर चलोगे और मेरी एक एक बात मानोगे तो आप चाहे कितने ही मंदबुद्धि बालक हो, आपके आसपास वाले आपको कितना ही मंदबुद्धि समझते हो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आप कितने ही तेज तरार अपने आप को शाना, 1.5 शाना समझते हो कि आपसे ज्यादा तो कोई शाना है ही नहीं, आपने चाहे कितनी उम्र ले ली हो और कितनी कोचिंग कर ली हो, अगर यहां वो एक आस्था के साथ में मेरे साथ पढ़ाई नहीं की तो फिर बैठे रहना। सीटें तो फुल हमेशा होती है और हर बार नई भर्ती भी आती है, लेकिन हर बार वो भर्ती वो नहीं होती जो पहले वाली थी, वो अवसर तो निकल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अजमेर के चौहान आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो है वो फिर आगे नया टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।